हेलो बच्चों, वेलकम टू अपनी पाठशाला मस्ती की पाठशाला, जहाँ पे होगी थोड़ी सी मस्ती और बहुत सारी पढ़ाई। एज प्रोमिस्ड मैं दीपक सर आपके लिए लेके आया हूँ रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर नंबर 2। हमारा सीरीज चल रहा है 69 आउट ऑफ 70। मैं पहले ही बोला था हमारा टारगेट है बोर्ड्स 2021, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आप सेबा बोर्ड के हो, आसाम बोर्ड के हो, कोई भी स्टेट बोर्ड के अपियर कर रहे हो आप, उसके लिए विथ रेड्यूस सिलेबस, डिटेल्ड कंटेंट, डिटेल बोर्ड का सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर एग्जाम मैं आपके लिए लेके आया हूँ 69 आउट ऑफ 70 वाले सीरीज में। उसमें हम लोग शुरू किए थे रे ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़े थे जनरल डिस्कशंस, लाइट क्या होता है, लाइट को कब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, कब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे व्हाट डू मीन बाय रिफ्रैक्शन। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम को ट्रैवल करता है तो लाइट अपने इंटरफेस में, जो दो मीडियम के बीच में, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, इनके बीच में जो सरफेस है, जो इंटरफेस है, वहाँ पे लाइट बेंड कर जाता है। कैसे बेंड करता है ना, वो डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अगर ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वो हो गया रेयर मीडियम, नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ये हो गया डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रेयर टू डेंसर आता है तो लाइट बेंड करता है टूवर्ड्स नॉर्मल। इसका प्रूफ भी हम लोग देख चुके थे लास्ट लेक्चर में। मेरी बात क्लियर है? आप लोग भूल गए, एक स्टूडेंट हमारा मिसिंग है, रामलाल। ऑलराइट, रामलाल इज द स्टूडेंट, वो कभी क्लास मिस नहीं करता, लेट भी नहीं आता, लेकिन आज रामलाल थोड़ा लेट आया क्योंकि मुझे याद नहीं आया, मैं पढ़ाने के चक्कर में शुरू कर दिया, है ना। कैसा है रामलाल? बढ़िया, एकदम मस्त। चलो शुरू करते हैं, है ना। तो ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, C/V होता है, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। और हमें रिलेशन भी पता था sin I by sin R इक्वल टू N2 by N1 इक्वल टू V1 by V2, ये वाला रिलेशन भी हम लोग पढ़ चुके थे। दैट वाज ऑल। कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे हम देखे थे। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो शुरू करते हैं। रामलाल रेडी है? चलो, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन में हम लोग बेसिकली, अगर मैं आपको एग्जाम के बारे में बोलूं तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ये थोड़ा थियोरिटिकल सेक्शन है ना, ये थोड़ा सा थियोरिटिकल सेक्शन है, लेकिन इसमें आपका न्यूमेरिकल्स भी कभी कभी पूछते हैं, मैं बता दूंगा आपको। एंड मेनली 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। 3 पार्ट है इसका, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन का, जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और जो आपके बुक में मेंशन है। 3 पार्ट्स। पहला पार्ट रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। ओके, ग्लास स्लैब क्या है? जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि ये चीज ग्लास का बना है ना, कंप्लीटली ग्लास का बना है ये चीज, पूरा कंप्लीटली रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, है ना। टू बी स्पेसिफिक, ये जो ग्लास स्लैब है, ये कैसा ग्लास स्लैब है? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, राइट, रेक्टेंगल शेप का है। ऑलराइट, तो मान लो कि ये ग्लास स्लैब यहाँ पे है। ऑलराइट, ये ग्लास स्लैब यहाँ पे है। चलिए ड्रॉ कर देते हैं ग्लास स्लैब को। चलो ग्लास स्लैब को ड्रॉ कर देते हैं, है ना। तो ये हो गया मेरा ग्लास स्लैब। ऑलराइट, दिस इज ए ग्लास स्लैब। ऑलराइट, ओके। लाइट इसका एक सरफेस में इधर से सपोज लाइट एंट्री करेगा ऐसे, और इधर से सपोज लाइट निकलेगा ऐसे। ऑलराइट, हम इसका ड्रॉ करते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं, टॉप व्यू। टॉप व्यू मतलब अगर ऊपर से देखेंगे, जैसे कि ये रखा हुआ है ना, इसको अगर आप ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको? एक रेक्टेंगल दिखाई देगा, राइट, ऐसा एक रेक्टेंगल दिखाई देगा अगर हम टॉप से देखेंगे तो। ऑलराइट, टॉप से देखेंगे तो एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। अच्छा, इसका ये वाले सरफेस में हम लोग लाइट डाल रहे हैं, मतलब लाइट हम लोग इधर से डाल रहे हैं, सपोज लाइट हम लोग इधर से डाल रहे हैं। ऑलराइट, फाइन। चलिए अब रिफ्रैक्शन को समझते हैं। पहली बात है, बाहर में क्या है ना, बाहर में है एयर और अंदर में क्या है? ग्लास। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, पहले ही बता चुका हूं। ग्लास का रिफ्रैक्टिव होता है 1.5, हमें पता है पहले ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो एयर जो है ये कैसा काम करेगा? ये एक रेयर मीडियम जैसा काम करेगा और ये एक डेंसर मीडियम जैसा काम करेगा, राइट। ग्लास विल एक्ट एज ए डेंसर मीडियम एंड एयर विल एक्ट एज ए रेयर मीडियम। ओके, इस साइड भी एयर है
तो इस साइड भी रेरर हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं। मान लीजिए कि लाइट अब पहले आके यहाँ पे गिरा, ये एक इंटरफेस हो गया, इस साइड रेरर उस साइड डेंसर। तो जो पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है, फास्ट रिफ्रैक्शन, वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, रेरर टू डेंसर। पहला रिफ्रैक्शन हो गया रेरर टू डेंसर। चलिए ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया मेरा नॉर्मल, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस I1। तो मेरा लाइट जाना चाहिए था ऐसे जाना चाहिए था, बट मेरा लाइट क्या करेगा, इट बेंड करेगा रेरर टू डेंसर। तो कहाँ बेंड करेगा बच्चों, बता दो, रामलाल जल्दी बता, कहाँ बेंड करेगा। मैं बता रहा हूँ, देख आंसर बता रहा हूँ, टूवर्ड्स द नॉर्मल। कहाँ बेंड करेगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर दिया। तो ये जो एंगल बना ये हो गया R1, राइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऑलराइट, अब इस सरफेस पे आते हैं। जब इस सरफेस पे आओगे फिर से इंटरफेस, लेकिन अभी जो लाइट ट्रैवल कर रहा है, लाइट अभी ट्रैवल कर रहा है डेंसर में, और डेंसर से कहाँ जाएगा, रेरर को। चलो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये हो गया नॉर्मल। तो लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, बट लाइट बेंड कहाँ करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड इट विल गो लाइक दिस। ऑलराइट बच्चों, अब ये वाला जो ये, इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 लिख सकते हैं, और इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 लिख सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर। तो पहला रिफ्रैक्शन हुआ रेरर टू डेंसर, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया I1, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया R1, राइट। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइन I1 बाई साइन R1 इक्वल टू हाउ मच, साइन I1 बाई साइन R1, N2 हो जाएगा ग्लास, N1 हो जाएगा एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ऑलराइट, सेकेंड रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर टू रेरर, और यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, I2 और R2। तो क्या लिखूंगा, साइन I2 बाई साइन R2 इक्वल टू, अब ये जा रहा है एयर को, है ना, जा रहा है एयर को फ्रॉम डेंसर। तो ये हो गया आपका N2 जैसा, और ये हो गया आपका N1 जैसा। यहाँ पे ये हो गया था N1, ये हो गया था N2। हम लोग अलग अलग रिफ्रैक्शन के लिए अलग अलग लिख रहे हैं, ध्यान देना आप। तो क्या हो जाएगा, N2 बन गया एयर, तो N एयर बाई N ग्लास। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। चलो और अच्छी बातें सोचो। ये जो दो नॉर्मल है, नॉर्मल N1 एंड नॉर्मल N2, जो नॉर्मल दोनों हैं N1 एंड N2, हियर N1 एंड N2 आर पैरेलल, दोनों नॉर्मल है ना, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो दोनों क्या हो गए, पैरेलल। तो ये दोनों एंगल को देखो, ये एंगल और ये एंगल करिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, R1 इक्वल टू I2। कौन से एंगल हो गए ये, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओहो हो, R1 इक्वल टू I2 हो गया, ज्योमेट्री लगा दिया, क्लास 9 में पढ़ा था, R1 इक्वल टू R2 फटास के लगा दिया मैंने, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। चलो R1 इक्वल टू I2, अगर R1 इक्वल टू I2 हो गया तो ध्यान से सुन, साइन R1 विल बी इक्वल टू साइन I2। साइन दिख रहा है, साइन I1, यहां पे देखो, साइन I1 एंड साइन R2 आर इक्वल। ऑलराइट, इसको भी उल्टा कर दो, देखो Ng बाई एन है, इसको उल्टा कर दो, क्या लिखेंगे, साइन R2 बाई साइन I2 इक्वल टू Ng बाई एन है, इसको उल्टा कर दे। अब ध्यान से देख, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। अच्छे से सोचो, क्या ये दोनों इक्वल है ना, ये सर ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हुआ तो ये दोनों भी क्या हुआ, इक्वल। जिसके ऊपर दो भी क्या है, इक्वल, तो नीचे दो भी क्या होंगे, इक्वल। देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 एंड 3 साइन क्या हो गया, R1 इक्वल टू साइन, मैं गलत चीज़ कर दिया हूँ, इसको राउंड ऑफ नहीं, R1 हो गया, और यहाँ पे हमारा हो गया
I2, राइट। ये दोनों है ना, ये दोनों है R1 एंड I2, R1 I2, R1 I2, ऑलराइट। तो साइन R1 इक्वल टू साइन I1 इक्वल टू मेरा क्या इक्वल हो जाएगा, साइन R2। दिस इंप्लाइज I1 इक्वल टू R2। मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और फाइनली जो निकलेगा R2, ये दोनों एंगल क्या होंगे मेरे, इक्वल। ये दोनों एंगल इक्वल होने का मतलब समझ रहे हो आप, ये दोनों एंगल इक्वल होने का मतलब ये जो इंसिडेंट लाइट है और ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है जो कि फाइनली निकल रहा है, ये दोनों इक्वल होने की वजह से ये दोनों रे क्या हो जाएंगे, पैरेलल। क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर इंसिडेंट रे एंड, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। इसको क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल, आर पैरेलल। क्या मेरी बात क्लियर है? इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लाइट ऐसे जा रहा था, लाइट जा रहा था, लेकिन ये ग्लास स्लैब क्या किया, इसको इधर ना लेके इधर से चला दिया। ग्लास स्लैब क्या किया, ग्लास स्लैब इंसिडेंट लाइट ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इस ग्लास स्लैब आने की वजह से ये जो लाइट का पाथ था, ये पाथ इधर आ गया, पैरेलली शिफ्ट हो गया। कितना डिस्टेंस शिफ्ट हुआ ना, ये वाला डिस्टेंस शिफ्ट हुआ d, और इस d को बोला जाता है लैटरल शिफ्ट। इस d को क्या बोला जाता है, लैटरल शिफ्ट। ये आपको याद रखना है। क्या मेरी बात क्लियर है? लैटरल शिफ्ट क्या है ना, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। लैटरल शिफ्ट का सिंपल डेफिनेशन आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, लैटरल शिफ्ट क्या होगा ना, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे is called as the lateral shift, which is D in this case in the figure। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? ये पूरी कहानी आपको याद रहनी पड़ेगी कि जब भी हमें रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब बोले, इसका मतलब क्या होगा ना, दो रिफ्रैक्शन होंगे। पहला रिफ्रैक्शन होगा रेयर टू डेंसर, जहाँ पे लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। उसके बाद दूसरा रिफ्रैक्शन होगा फ्रॉम डेंसर टू रेयर, जहाँ पे लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। ऑलराइट, अब लाइट का पाथ ट्रेस हो गया, उस पाथ को हम लोग थोड़े कैलकुलेशन लगाए और फिर ज्योमेट्री लगाए कि ये दो एंगल इक्वल, तो इनका साइन इक्वल, तो ये दो एंगल भी इक्वल। अब ये दो एंगल जब इक्वल हो गया, उसका मीनिंग हमें मिल गया कि ये दो एंगल इक्वल होने का मीनिंग है कि ये जो रे जा रहा है और ये जो रे है, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल। इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ऑलराइट, अब इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे अगर पैरेलल हो गया, इसका मतलब वी कैन से दैट दिस ग्लास स्लैब हैज शिफ्टेड द इंसिडेंट रे बाय सम डिस्टेंस d, and that shifted distance, that parallelly shifted distance or the perpendicular distance between the parallel lines is called as the lateral shift। बहुत सारे बुक में बहुत सारे टीचर इस lateral shift का डेरिवेशन भी करवाते हैं, इसका वैल्यू भी कैलकुलेशन करवाते हैं, बट उसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ना इसका डेरिवेशन दिया है, ना इसके थिकनेस कैलकुलेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा है, कभी कुछ नहीं पूछा है। तो आपको भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ लैटरल शिफ्ट का डेफिनेशन याद रहनी चाहिए, आपको सिर्फ लैटरल शिफ्ट के लिए फिगर याद रहनी चाहिए। और अगर कभी पूछे कि प्रूव दैट द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो आपको ये प्रूफ करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कभी भी, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे कि प्रूव दैट इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे व्हेन इट पासेस थ्रू ए ग्लास स्लैब, तो आपको फिगर बना के प्रूफ कर देना है।
अगर पूछे व्हाट डू यू मीन बाय लैटरल शिफ्ट, तो फिगर जरूर ड्रॉ करना और ये डेफिनेशन लिखना, फिगर जरूर ड्रॉ करना। अगर फिगर ड्रॉ नहीं कर रहे हो तो आपको नंबर हमेशा रिड्यूस हो जाएंगे। तो जब भी आपको रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पूछेगा, उसमें क्या क्या पूछेगा ना, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, तो आपको पूरा फिगर, पूरा डेरिवेशन, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। अगर पूछ लिया कभी तो वो 3 मार्क्स का पूछ सकता है, अगर पूरा पूछेगा तो, इतना बड़ा है इसीलिए। समझ में आ गया बच्चों? सो दिस इज हाउ द ग्लास स्लैब मेक्स द लाइट टू पास थ्रू इट, है ना। इसके थ्रू जब भी पास कराओ लाइट को, लाइट कैसा ट्रैवल करता है ये आपको समझ में आना चाहिए। हम टॉप व्यू देख रहे हैं, ओरिजिनल ग्लास स्लैब उधर है। पूरा क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, सारी चीज़ें अच्छे से लिख लो, पूरे नोट्स बना लो फटाक से। और हाँ, दूसरी बात बता दूं आपको, क्लास में बनाए हुए नोट्स बेस्ट होते हैं। क्लास से डायरेक्टली आप बोर्ड से जो नोट्स बनाएंगे वो आपके सबसे बेस्ट नोट्स होंगे, बेस्ट के बेस्ट नोट्स होंगे। बट फिर भी अगर आपको और ज़्यादा हैंड रिटन नोट्स पहले से ही चाहिए, जो कि पहले ही लिखे हुए हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैट बॉक्स दिया गया है, इनवाइट लिंक दिया गया है, आप उस पर ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप में आपको सारे चैप्टर के हैंड रिटन नोट, टाइप नोट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, है ना। ये मेरा नहीं, ये रामलाल का काम है। रामलाल ये सब कलेक्शन किया है और रामलाल ही आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, तो थैंक्स टू रामलाल, है ना। चलो बच्चों लिख लो। आपको मतलब पूरी आइडिया रहनी चाहिए, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, उस टॉपिक के बारे में पूरा होल्ड रहना है कि हम इस टॉपिक में क्या क्या पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं, है ना, जो कि हमारे एग्जाम में आएगा। जो नहीं आएगा उसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है बच्चों, समझ रहे हो। इसीलिए मैं इसका डेरिवेशन भी करवाया नहीं। जब एंट्रेंस का पढ़ाऊंगा, जब जेईई और नीट का मैं सीरीज लेके आऊँगा, उस सीरीज में आप देखना मैं क्या क्या पढ़ा सकता हूँ। समझ में आ गया? तो अभी के लिए आपको सिर्फ अपने एग्जाम पे फोकस करने कि मुझे 69 आउट ऑफ 70 कैसे स्कोर करना है, दैट्स ऑल। 1 मार्क मैं आपका किस्मत पे छोड़ दिया हूँ, है ना, वरना 70 आउट ऑफ 70 मैं भी बोल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। बट कोई डिफिकल्ट बात नहीं, 69 है ना। मैं खुद 68 लेके आया हूँ, तो मुझे पता है कि मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो समझ में आ गया? वेरी इजी थिंग्स, आपको पूरा डिटेल में सब कुछ याद होनी चाहिए, उसके आंसर्स आपको लिखने आना चाहिए, बस दैट्स ऑल। क्लियर है बच्चों? चलो फटाक से इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिख लो। ओके बच्चों, तो जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो सेकेंड एप्लीकेशन है अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ, अपरेंट का मतलब क्या है बताओ? मेरा इंग्लिश बहुत कमजोर है, तुम लोगों को बताना पड़ेगा यार। अपरेंट का मतलब होता है कि ओरिजिनल नहीं है, मतलब समझ रहे हो। अपरेंट डेप्थ मतलब ओरिजिनल नहीं है, ये डुप्लीकेट है ना, ये इल्यूजन है, ये दिखता है हमें बट ऐसा है नहीं रियलिटी में, है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बचपन में हुआ होगा आपके साथ या मेरे साथ तो बहुत हुआ। हम लोग गाँव में जब तालाब में नहाने जाते थे तो क्या होता था ना, तालाब में सिक्का गिरा रहता है ना नीचे, तो हमें हमेशा लगता था कि यार सिक्का जो है वो थोड़ा सा ऊपर है ना। हमें लगता था सिक्का तो इतने पास में है, तो हम लोग क्या करते थे ना, वो सिक्का लेने के लिए ऐसे नीचे जाते थे, तो फिर पता चलता था कि ये तो जितना दिखता था उतना नीचे नहीं है, उससे ज़्यादा नीचे है ना। तो हमें दिखता था इल्यूजन, है ना, हमें सिक्का ऊपर दिखता था। सिक्का समझते हो ना, कॉइन हमें ऊपर दिखता था, बट रियलिटी में वो कॉइन उतना ऊपर में नहीं होता था, वो थोड़ा सा नीचे होता था, राइट। तुम लोग अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि अगर कोई पानी भरा हुआ है कोई भी बकेट में या फिर कोई भी वेसल में, किसी में भी आप उसमें सिक्का गिरा दो या कोई भी चीज़ गिरा दो जो कि डूब जाए, फिर वो नीचे होगा। फिर आप उसको देखना, आपको लगेगा कि वो थोड़ा सा ऊपर है। आप जब लेने जाओगे तो वो एक्चुअली में थोड़ा सा नीचे होगा, है ना। ये जो ऊपर अपीयर होता है ना, ये जो कम हाइट, कम नीचे अपीयर होता है, यहाँ पे होता है। सपोज यहाँ पे तो पानी है, यहाँ पे रियलिटी में होता है वो थोड़ा ऊपर अपीयर होता है। तो इस डेप्थ को, जो फॉल्स वाला डेप्थ है, जो डुप्लीकेट डेप्थ है, उसको बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ, मस्त समझ में आ जाएगा आपको, है ना। मछली है, कॉइन है, कुछ भी है मान लेते हैं, ठीक, मान लो, फटाक से देख ले। रामलाल चला गया, टॉयलेट गया है रामलाल, मिटा दिया ना मैं रामलाल को। रामलाल टॉयलेट से आ जाएगा अभी। रामलाल प्रेजेंट सर, आ गया रामलाल, है ना। रामलाल अपरेंट डेप्थ पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा है अपरेंट डेप्थ, समझ में आया? पानी भर लेते हैं वेसल में, पहले सुन ले, है ना, वेसल में पानी भर दो। रामलाल बोल रहा है कि सर पानी ब्लू कलर का होता है। मैं बोला ठीक है, ब्लू कलर से बनाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना।
पानी ब्लू कलर का होता है। वो गाना है ना, आज ब्लू है पानी पानी पानी, है ना, तो पानी ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ब्लू से ड्रॉ कर दिया। ओके, अब नीचे में एक कॉइन गिरा है यहाँ पे, दिस इज ए कॉइन, ऑलराइट, दिस इज ए कॉइन, कॉइन एक गिरा है। ठीक है, अब ये कॉइन से हम कॉइन को कब देख, कोई भी चीज़ को हम कब देख पाते हैं ना, जब उससे लाइट आके हमारे आंखों में गिरता है तब हम उस चीज़ को देख पाते हैं। आप अभी वीडियो को क्यों देख पा रहे हो ना, वीडियो से जो लाइट निकल रहा है वो आपके आंखों में गिर रहा है और इसीलिए आप लोग वीडियो को देख पा रहे हैं। सिंपल सी बात है ना। तो कॉइन से भी लाइट निकल रहा होगा, कॉइन से भी लाइट ट्रैवल कर रहा होगा। कुछ लाइट कॉइन से ऐसे सीधा ट्रैवल कर रहे होंगे, सोचो ऐसे सीधा। जो सीधा ट्रैवल करेगा वो सीधा चला जाएगा, उसको क्या टेंशन है, उसको कोई टेंशन नहीं। बट अगर कोई थोड़ा सा टेढ़ा ट्रैवल किया, अब दिक्कत आएगी, अब दिक्कत आएगी। ये नॉर्मल है ना, ये हो गया हमारा वाटर मतलब डेंसर मीडियम, ये हो गया एयर मतलब रेरर मीडियम, डेंसर टू रेरर जाएगा, तो ऐसे जाना चाहिए था, बट ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगा। तो अगर कोई आदमी, मैं इसको मिटा के देता हूँ थोड़ा सा, है ना, इधर लिख देता हूँ अपरेंट डेप्थ। तो अगर कोई आदमी यहाँ से देख रहा होगा, ऐसे ह्यूमन आई बना रहा हूँ मैं, अच्छा लगे तो बताना, पता नहीं अच्छा लगा कि नहीं, है ना, नहीं लगे तो भी समझ आना। अगर कोई आदमी यहाँ से देख रहा होगा तो उसको लगेगा कि भाई ये जो लाइट आया है, ये जो लाइट आया है वो तो यहाँ से आया है कि नहीं, ये वाला रे आया इधर, ये वाला रे आया इधर, इसको लगेगा रियलिटी में इधर से लाइट गया है। बट ये जो रिफ्रैक्शन हो गया, ये जो बेंड हो गया, इस बेंड होने के कारण, इस ऐसे बेंड होने के कारण इस आंख वाले को, इस ह्यूमन को जो देख रहा होगा, उसको लगेगा कि ये लाइट तो ठीक है इधर से आ रहा है, ये लाइट शायद इधर से आ रहा है। इसका मतलब मेरा कॉइन रियल में इधर है, लेकिन इधर में मेरा क्या बनेगा, इमेज। इधर में मेरा क्या बनेगा, इमेज। तो रियलिटी में वाटर से जो हाइट में नीचे है h, इस h को बोलते हैं रियल डेप्थ। इस h को क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ। मतलब रियलिटी में कॉइन इतना नीचे है, उसका डेप्थ पानी के अंदर इतना है, लेकिन कॉइन का इमेज तो यहाँ अपीयर हुआ। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये से यहाँ तक h डैश, इस h डैश को बोला जाता है अपरेंट डेप्थ। इसको बोला जाता है अपरेंट डेप्थ। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? बहुत अच्छे समझ में आएगा। अपरेंट डेप्थ क्या है? अपरेंट डेप्थ मतलब व्हेन वी ऑब्जर्व ए कॉइन इन ए वाटर, इन ए वेसल कंटेनिंग वाटर, द कॉइन अपीयर्स टू बी प्रेजेंट एट ए लेस डेप्थ, as a less deeper size than it is originally present। ओरिजिनली जितने में प्रेजेंट है उससे कम डेप्थ में हमें नजर आता है। ये जो कम डेप्थ है, जिस लेसर डेप्थ जो है, छोटा डेप्थ जो स्मॉल डेप्थ है, दैट एच डैश इज नोन एज द अपरेंट डेप्थ। एंड इस अपरेंट डेप्थ को कैलकुलेशन करने का एक फॉर्मूला है। सपोज मैं डेंसर मीडियम वाटर लिया हूँ एंड दिस इज सपोज NW, देन एच डैश इक्वल टू H बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ऑलराइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो H बाई यहाँ पे मैं वाटर लिया हूँ तो इट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो H डैश इक्वल टू H बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो अगर आपको बता दे कि कॉइन का हाइट कितना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो हम लोग बता सकते हैं कि उसका अपरेंट डेप्थ कितना होगा या फिर वो कितना नीचे दिखाई देगा। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? बहुत अच्छे से सबको समझ में आ गया। तो ये बात होती है हमारा अपरेंट डेप्थ को कैलकुलेशन करने का बात, कि हम लोग अपरेंट डेप्थ का मतलब क्या होता है और अपरेंट डेप्थ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है और इसका डेरिवेशन, ये कैसे आया ये फॉर्मूला, ये भी आपके बुक्स में मेंशन नहीं है, तो ये सब भी आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। ऑलराइट, मैं बहुत साल पहले की क्वेश्चंस भी देखा हूँ जिसमें ये सब के ऊपर रिलेटेड न्यूमेरिकल थोड़ा छोटे छोटे वाले आते हैं इसके, बट इतने ज़्यादा डिफिकल्ट वाले न्यूमेरिकल आते भी नहीं है और इसके डेरिवेशन भी कभी पूछे नहीं गए। तो आपको डेफिनेशन याद रखना है, फिगर के साथ आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे बहुत आसानी से। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया अपरेंट डेप्थ का
कॉन्सेप्ट कि अपरेंट डेप्थ क्या होता है और कॉइन ऊपर अपेयर क्यों होता है। समझ में आ गया। दूसरा वाला अपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको उतार लीजिए स्क्रीन को पॉज करके, फिर हम लोग तीसरा वाला एप्लीकेशन पढ़ेंगे बहुत जल्दी से, बहुत मज़ा आएगा। तीसरा वाला एप्लीकेशन हमारा नेचुरल का फेनोमेना है, बहुत मज़ा आने वाला है, जल्दी लिख लीजिए। ओके बच्चों, तो जो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो है लेट सनराइज एंड अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट। अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट मतलब ये है कि रियलिटी में सन जो जाता है ऐसे 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 कब देखते हैं हम लोग, है ना। ये सपोज हम लोग जब भी कोई चीज़ दिखते हैं तो हमें सीधा फ्लैट दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि ये दुनिया कहीं पे ख़त्म हो गया है। मतलब ऐसा लगता है कि आसमान आके ज़मीन पे मिल गया है ना। ज़मीन आसमान वाली बात हो रही है, प्यार भरी बात हो रही है। ज़मीन आके आसमान पे जहाँ पे मिल जाता है सीधा चीज़, उसको बोलते हैं होराइजन। उसको क्या बोलते हैं? होराइजन। मैं आपको समझाता हूँ, है ना। सपोज ये मेरा अर्थ है, ऑलराइट, दिस इज माई अर्थ। मैं थोड़ा बड़ा सा फिगर ड्रॉ करवा रहा हूँ। अगर यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है ऐसे छोटा सा टिक छोटा सा रामलाल खड़ा है यहाँ पे, तो उसके लिए ये जो सीधा वाला चीज हो गया ना, ये हो गया उसका होराइजन। इसको क्या बोलते हैं? होराइजन, सीधा चीज, है ना। आप कभी भी रोड पे या कहीं पे भी खड़ा होकर देखो या समंदर में देखो तो बहुत अच्छे से समझ में आता है कि ऐसा लगता है कि कहीं पे जाके आसमान जमीन के साथ मिल गया है, सीधा चीज एरिया लास्ट में ऐसा लगता है कि आसमान आके यहाँ पे खत्म हो गया। इसको बोलते हैं होराइजन। अब सन क्या होता है ना, सन हमें लगता है कि ऐसे 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 जा रहा है ना। तो जब तक सन होराइजन के ऊपर रहता है हमें सन दिखता है डायरेक्टली, सन का लाइट हमें मिलता रहता है ना। तो क्या होता है? दिन होता है उस टाइम में, है ना। उस टाइम में दिन होता है। जैसे ही सन आया 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 होराइजन के नीचे चला जाता है, तब हम सन को देख नहीं पाते हैं और उस टाइम में इवनिंग होके रात हो जाता है। तो ये जो क्रॉस करने वाला टाइम है ना, वो है इवनिंग। या फिर इधर से क्रॉस करने वाला टाइम मतलब आगे आने वाला टाइम है मॉर्निंग। मतलब मॉर्निंग में सनराइज होता है, मतलब क्योंकि वो होराइजन से ऊपर आता है, और इवनिंग में सनसेट होता है क्योंकि वो होराइजन से नीचे चला जाता है, राइट। ये कहानी है अभी, ओके। तो सन क्या हुआ ना, सन आया 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 आया, सन इसके नीचे आ गया, राइट। सन होराइजन के नीचे आ गया, सन क्रॉस कर दिया, ये सन है। दिस इज द रियल सन, है ना। कपूरेंट सन्स नहीं है, दिस इज द रियल सन। रियल सन यहाँ पे है ना, कपूरेंट रियल सन्स वाला। तुम लोग वो वाला मूवी देखे हो? मुझे पता नहीं तुम देखे हो कि नहीं, है ना। रियल वाला सन यहाँ पे। अब रियल वाला सन जो है उसमें से लाइट निकल रहा है ना। और लाइट जो जा रहा है वो पहले किधर पास करेगा? हाँ, लाइट सन से आया, इधर में एटमॉस्फेयर है ना, ये है एटमॉस्फेयर। ये मैं जो लिखा हूं, क्या लिखा हूं? म्यू या फिर एन लिखते हैं हम लोग, एन लिखते हैं, जो भी लिख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम लोग जनरली एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लेते हैं, बट रियलिटी में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 नहीं है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा बहुत है। कितना है ना? 1.0029, थोड़ा सा ज़्यादा। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, है ना। वैक्यूम का 1 है तो एयर का 1.0029, थोड़ा सा ज़्यादा। क्योंकि आप समझ पा रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब डिफिकल्टी। वैक्यूम में तो कुछ भी नहीं है, एयर में कुछ तो है ना, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी थोड़ा सा कम हो, है ना, 1.0029। इसका मतलब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज हुआ, पहले तो वैक्यूम था, सन के पास तो वैक्यूम था, सन के पास तो कुछ नहीं था, तो पहले लाइट वैक्यूम में आ रहा था। उसके बाद किस में घुसा? एटमॉस्फेयर में। किस में घुसा? एटमॉस्फेयर में। अच्छा, मतलब लाइट इसमें से ऐसे सीधा आ रहा था, जैसे ही एटमॉस्फेयर में घुसा ये थोड़ा सा बेंड हो गया। लाइट ऐसे थोड़ा सा क्या हो गया? बेंड हो गया। ये देखो, लाइट ऐसे क्या हो गया? बेंड हो गया। तो क्या हुआ ना, लाइट फ्रॉम सन बेंड्स
ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है ना, इंपॉर्टेंट लाइन है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने के कारण सन से आने वाला लाइट बेंड हो जाता है। तो ये जो आदमी खड़ा है यहाँ पे, उसको क्या पता कि लाइट बेंड हो गया कि नहीं, वो सोच रहा है कि ओहो लाइट तो यहाँ से आ रहा है, लाइट तो यहाँ से आ रहा है, उसका लगता है कि लाइट यहाँ से आ रहा है, रियलिटी में सन यहाँ पे है, बट सन से आने वाला लाइट बेंड हो गया। क्यों बेंड हो गया? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों हुआ? क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये, इसका रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा ज़्यादा है 1.0029, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस हो गया वैक्यूम और एयर, वैक्यूम में पहले आया फिर एयर में घुसा, तो ये जो मीडियम चेंज हुआ तो बेंड तो होना ही था। अरे ये तो होना ही था ना, तो बेंड तो होना ही था, बेंड हो गया एटमॉस्फेयर की वजह से, क्योंकि एयर का रियलिटी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, हमारा एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है 1.0029, वैक्यूम से थोड़ा ज़्यादा, तो लाइट बेंड होगा। तो लाइट बेंड हो गया, लाइट जैसे ही बेंड हो गया, ऑब्जर्वर को लगा कि द लाइट इज कमिंग फ्रॉम अनदर इमेज ऑफ द सन, इस सन का इमेज, दिस इज द अपरेंट सन या अपरेंट पोजीशन ऑफ सन, अपरेंट पोजीशन ऑफ सन। तो सन का अपरेंट पोजीशन ये दिखाई दिया। मेरी बात क्लियर है बच्चों? अब एक कैलकुलेशन किया होगा, हम तो नहीं करेंगे, कोई ऑलरेडी कर दिया है, आपके एनसीईआरटी में लिख दिया है कैलकुलेशन को। क्या लिखा है ना, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है ना 1.0029, थोड़ा सा डिफरेंस है, इस थोड़ा सा डिफरेंस की वजह से जो शिफ्ट होता है ना, ये जो शिफ्ट, ये जो एंगल शिफ्ट हुआ, अपरेंट शिफ्ट, अपरेंट शिफ्ट जो होता है वो होता है हाफ डिग्री। कितना डिग्री? हाफ डिग्री। मतलब ये अगर हाफ डिग्री नीचे आ जाएगा, खत्म, सनसेट हो जाएगा। तो ये जब नीचे आया तो सनसेट हो चुका है, लेकिन रियलिटी में इसका इमेज हमें अपीयर हो रहा होगा, तो हमें लगेगा कि सनसेट नहीं हुआ है, इसीलिए लगता है कि लेट सनसेट, इसीलिए लगता है कि लेट सनसेट। रियल सनसेट हो चुका है बट हमारे लिए लेट हो रहा है। क्यों लेट हो रहा है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से सन का इमेज हमें अपीयर हो रहा है और हमें लग रहा है कि सन अभी भी हॉराइजन के ऊपर है, इसीलिए हमें लग रहा है कि अभी तक सनसेट हुआ नहीं है, द सनसेट इज लेट। अच्छा, ये लेट जो हुआ, ये क्यों लेट हुआ? क्योंकि ये इधर शिफ्ट हो गया है ना, इसका शिफ्टिंग हमें नजर आ रहा है। ये जो शिफ्ट हुआ, एक कैलकुलेशन किया गया कि इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए जो शिफ्ट होता है वो होता है हाफ डिग्री। मैं लिखा हूँ यहाँ पे 0.5 डिग्री, है ना। ये सारे बच्चों में बता रहा हूँ आपको, ये हैं मेरे पाठशाला पॉइंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी पाठशाला में, तो हम पाठशाला के कुछ पॉइंट्स देते रहेंगे ऐसे आपको। मतलब कि ये वो पॉइंट्स है जिन पॉइंट्स को आपको आपके आंसर्स में डेफिनेटली इंक्लूड करना है, और ज़रूरत पड़े टाइम मिले तो उसको अंडरलाइन भी करना है। एग्जामिनर आपके आंसर में इन्हीं पॉइंट्स को ढूंढेगा। जब भी आपको ऐसे सवाल आए तो सवाल में लिखते टाइम पाठशाला से मिले पॉइंट वाले, जो भी पॉइंट्स पाठशाला से मिलने वाले हैं, वो सारे पॉइंट्स को आप डेफिनेटली आपके आंसर में इंक्लूड करना और उनको अंडरलाइन भी करना विथ ए डिफरेंट कलर पेन, ब्लैक कलर मोस्टली यूज़ करना। ऑलराइट, तो ये वो पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट क्या इंक्लूड करोगे कि लाइट बेंड हो जाता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा ज़्यादा है, तो जब से ही मीडियम चेंज होता है लाइट बेंड हो जाता है और लाइट ऐसा लगता है कि ऊपर कोई इमेज से आ रहा है, दैट इज द अपरेंट पोजिशन ऑफ द सन, इसीलिए हमें लगता है कि लाइट लेट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, जो ये पॉइंट लिखा हुआ है नीचे, वाई सन अपीयर्स 2 मिनट्स बिफोर एंड 2 मिनट्स आफ्टर। ये 2 मिनट्स क्यों है ना? एग्जैक्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई 2 मिनट्स ओनली, 4 मिनट 5 मिनट क्यों नहीं, व्हाई 2 मिनट? उसका रीजन लिखा हुआ है यहाँ पे। जो अपरेंट शिफ्ट होता है, मैंने बताया कैलकुलेशन करके देखा गया, वो अपरेंट शिफ्ट कितना होता है? हाफ डिग्री। कितना होता है? हाफ डिग्री। और हाफ डिग्री के लिए जो टाइम चाहिए, जो करस्पॉन्डिंग टाइम
फॉर हाफ डिग्री इज 2 मिनट। मतलब ये अगर हाफ डिग्री क्रॉस कर देगा तो अंधेरा हो जाएगा, है ना, सनसेट हो जाएगा। रियलिटी में भी, अपारेंट में भी, सब में भी, है ना। रियल में तो हो ही चुका था, अभी रियल में होने के बाद ये 2 डिग्री, हाफ डिग्री जाएगा, मतलब 2 मिनट लगेगा उसको। वो बोल रहा है कि हाफ डिग्री जाने के लिए जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 2 मिनट। कैसे लगता है इसका कैलकुलेशन मैं बताऊंगा, अभी बता दूंगा इसका कैलकुलेशन। उसके बाद देयरफॉर इट अपीयर्स 2 मिनट बिफोर, अगर सनराइज हुआ नहीं है, सन यहाँ पे है तो भी इधर अपीयर हो जाएगा। अगर सनसेट हो गया है, सन यहाँ पे आ गया है तो भी इधर अपीयर हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये दोनों केस में जो अपरेंट शिफ्ट होता है वो होता है हाफ डिग्री, और जो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम है वो है 2 मिनट। कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग 2 मिनट है वो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, है ना। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, है ना। मैं वादा किया था आपके मैं सारे एग्जाम्पल लेके आऊँगा, एक एक एग्जाम्पल लेके आऊँगा। ये भी आपका एग्जाम्पल है, 6.5 या कितना है पता नहीं मुझे, 6.5 ही होगा सर, जो भी हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है एनसीईआरटी में, आप ढूंढ के देख लेना, है ना। इस टॉपिक के नीचे एनसीईआरटी क्या बोल रहा है ना, सन जो है, सोचो क्या बोल रहा है ना, अगर अर्थ यहाँ पे है, ये अर्थ है सपोज, ठीक है, और सन जो है, सन अपीयर होता है कि ऐसे घूम रहा है सन, राइट, ये सन घूम रहा है, ऐसे अपीयर होता है, रियलिटी नहीं है, हमें अपीयर होता है। मतलब दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ वालों को ऐसा लगता है कि सन ऐसे घूम रहा है, राइट। अच्छा कितना घूमा देखो, इधर 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 आया, फिर इधर 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 घूमा, पूरा जब घूमता है तो एक दिन एक रात होता है, मतलब 24 आवर, मतलब 360 डिग्री घूमा तो कितना लगा उसको, 24 आवर, 360 डिग्री, राइट। अगर 1 डिग्री घूमेगा तो उसको कितना लगेगा, ऑलराइट, 24 आवर मतलब 24 इंटू 60, इतना मिनट्स डिवाइडेड बाई 360, 1 डिग्री घूमने के लिए उसको टाइम लगेगा इतना। कितना कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 0 6 6 एंड 6 4 मिनट, राइट। तो 1 डिग्री के लिए उसको टाइम लगेगा 4 मिनट। हमारा यहाँ पे जो अपरेंट शिफ्टिंग है वो कितना है बच्चों, हाफ डिग्री। खुद अंदाज़ा लगा लो, फिजिक्स का जादू है ये, समझ रहे हो, फिजिक्स इज लाइक जादू। अगर तुम्हें सब मैच हो रहा है ना, कैलकुलेशन किधर से भी करो सब सही। ये जो डाटा दिया गया है कि हाफ डिग्री उसको रोटेट करने के लिए, हाफ डिग्री शिफ्ट उसको होने के लिए उसको जो टाइम लगेंगे वो टाइम कितने लगेंगे, 2 मिनट्स। क्यों, कैलकुलेशन यहाँ से कि 1 डिग्री के लिए लगा 4 मिनट्स, देयरफॉर हाफ डिग्री के लिए आपका लगेगा कितना मिनट, 2 मिनट्स, राइट। सो हियर इट इज द 2 मिनट आंसर। गॉट माय पॉइंट बच्चों, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और ये बहुत बार बच्चों का मार्क्स खा लेता है। समझ पा रहे हो, मार्क्स खा लेता है। मतलब ये 2 मिनट्स को बच्चे अच्छे से एक्सप्लेन करना नहीं जानता है कि ये 2 मिनट्स को एक्सप्लेन कैसे करें, है ना। 2 मिनट्स का एक्सप्लेनेशन सिंपल ये है कि सन जो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वो जो शिफ्ट हो जाता है, कितना शिफ्ट होता है, हाफ डिग्री शिफ्ट होता है। इसका मतलब सन को हाफ डिग्री रोटेट करने के बाद रियल और अपरेंट दोनों सनसेट हो जाएंगे। मतलब रियल सनसेट हो गया है, अब अपरेंट सनसेट भी होने के लिए और हाफ डिग्री उसको घूमना पड़ेगा। और हाफ डिग्री घूमने के लिए सन को कितना टाइम लगता है ना, वो कैलकुलेशन के हिसाब से भी बता सकते हो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो। फॉर हाफ डिग्री रोटेशन द सन टेक्स 2 मिनट्स, देयरफॉर it appears 2 minutes before sunrise and 2 minutes after sunset। मज़ा आ रहा है कि ज़्यादा हार्ड हो गया। हाँ, रामलाल क्या बोलता है, रामलाल अच्छा है तो रामलाल क्या बोलता है, देख रामलाल टेंशन हो के देख रहा है कि ये सब क्या पढ़ा रहे हैं सर। अरे नेचुरल फेनोमेना है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, हैशटैग स्टार मार्क दोनों, है ना, दोनों हैशटैग भी स्टार मार्क भी। हम लोग जो सन को देखते हैं, सन का रियल सन को देखते हैं कि इमेज को देखते हैं, इमेज को, है ना। वी सी
द इमेज ऑफ द सन, इमेज ऑफ द सन, हम सन का इमेज को देखते हैं। एंड दिस इज द रीजन, दैट्स वाई, दैट इज वाई इट अपीयर्स ओवल, इट अपीयर्स ओवल, ये ओवल शेप का दिखता है। ये एक पाठशाला पॉइंट है बच्चों, है ना। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाठशाला पॉइंट। ये आपके काम की चीज बता दिया मैं, पाठशाला पॉइंट है ना, पाठशाला पॉइंट्स, सारे पॉइंट पाठशाला में मिलेंगे आपको, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सन 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तो दिखता ही है, और वो जो सन दिखता है ना, वो मतलब ऐसा मज़ेदार, मतलब सीधा सीधा नहीं दिखता है, वो थोड़ा अंडा अंडा शेप का दिखता है, ओवल शेप का, है ना, थोड़ा सा चिपटा ऐसे टिचिक ऐसा वाला, है ना। तो थोड़ा सा ओवल शेप का दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि हम रियल सन को नहीं देखते हैं, हम लोग सन का इमेज को देखते हैं, एंड दैट इमेज अपीयर्स टू बी ओवल इन शेप। क्लियर है बच्चों? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, अच्छे से आपको आई होप समझ में आ गया होगा। स्क्रीन को पॉज करो, सब कुछ मस्त से उतार दो, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपको खुश कर देगा, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अनदर 3 मार्क्स क्वेश्चन। ऑलराइट, जल्दी से इसको लिख लो, फटाक से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं।